student. Today we are discuss standard 8 lesson number 3 Indian Constitution. अब पहले तो मुझे ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब है संविधान। और संविधान यानी क्या बेटा, कि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश में आपको कैसे रहना है, उस देश की गवर्नमेंट कैसा काम करेगी, उन सब का लिखा हुआ एक बड़ा डॉक्यूमेंट, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूओ विच रेफर टू द रेगुलेशन एंड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर रेगुलेशन एंड ऑर्डर दोनों बात मेंशन हो गई है कि आपकी गवर्नमेंट जो है आपको क्या ऑर्डर दे सकती है और वो क्या काम अपनी रेगुलरिटी में कर सकती है। और इसकी डेफिनेशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ द फंडामेंटल लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और कंट्री इज गवर्न। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज। मैं आपको बता दूं, हमको किसी भी देश में रहना हो तो हमको उस देश के नियमों के हिसाब से रहना पड़ता है और उस देश के नियम यानी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको मैं बता दूं, इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, यानी प्रजातंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो है वो हमारे भारत में चलता है। हम भारतीय ऐसे हैं जो अपने इच्छा से हमारी गवर्नमेंट बनाते हैं और अपनी इच्छा से गवर्नमेंट गिरा देते हैं। दूसरे देशों में जो है ये फैसिलिटी नहीं है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट और कंट्री इज गवर्न, यानी चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फंडामेंटल लॉ है जिसके आधार पर एक स्टेट या एक देश चलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नमेंट सर्टेन पावर्स व्हाइल आल्सो इंक्लूडिंग द लिमिट ऑफ दोस पावर। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को सर्टेन पावर देता है, जैसे वो अपने इच्छा से कोई भी निर्णय ले सकती है, पर कब ले सकती है, जब वो मेजोरिटी में हो। जब गवर्नमेंट माइनॉरिटी में हो तो वो अपोजिट बैठेगी, पर जब गवर्नमेंट मेजोरिटी में हो तो वो जो है पार्लियामेंट में अपने बिल जो है सब पास करा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट वॉज पास्ड ऑन 26 November 1949 and comes into effect on 26 January 1950। अब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 में बनाया गया था। और ये किसने बनाया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके साथ जो दूसरे थोड़े और मेंबर्स थे, उन्होंने मिलकर जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये कब पारित हुआ, ये कब पास हुआ बेटा, तो 26 जनवरी 1950, यानी हमारा देश जो है वो एक गणतंत्र देश बना, यानी एक ढांचे में, एक पूरे ढांचे में बना हुआ जो हमारा देश बना वो है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा रिपब्लिक यानी हमारा देश जो है वो गणतंत्र बना। इस दिन हमारे देश की सारी गाइडलाइन बनाई गई थी कि हमको हमारे देश में क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या छूट होगी, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए क्या करेगी, पब्लिक की क्या गवर्नमेंट के लिए रोल है, वो सारी चीज़ जो है वो सारी गाइडलाइन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। यानी प्रस्तावना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो a preamble is an introduction to a document and outline the vision of the document। यानी ये डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन है, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है वो हमारे प्रीएम्बलम में हमको पढ़ने मिलता है। और एट प्रेजेंट हमारे प्रीएम्बलम में जो नए शब्द जुड़े हैं वो ये है सोवरेन, यानी द वर्ड सोवरेन मीन्स सुप्रीम और इंडिपेंडेंट। अब देख इंडिपेंडेंट यानी देखो बेटा, हमारा इंडिया आपको पता है कि बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक
कंट्री है, यहाँ पर जो है हमारा अपना शासन चलता है। सोवरेन मीन्स एकमात्र सुप्रीम, इसमें किसी भी फॉरेन कंट्री का अधिकार होता नहीं है, सिर्फ हम ही है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी गवर्नमेंट बनाने में और हमारी गवर्नमेंट गिराने में। तो एकमात्र अधिकार जो है वो हमारे भारतीयों के पास है। सोशलिस्ट यानी उसको हिंदी में हम बोलेंगे समाजवादी। तो द वर्ड सोशलिस्ट इम्प्लाई दैट सोशल एंड द इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसके अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है हमको सबको इक्वली ट्रीट करेगी। वो ये चीज़ नहीं देखेगी कि यहाँ रंग भेद जाएगा या यहाँ पर पैसों की दृष्टि से जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इक्वल सारे लोग जो है हमारे गवर्नमेंट के लिए इक्वल रहेंगे। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता। अब ये आपको इसी पर से समझ में आ जाना चाहिए, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात हमको बताई गई है कि आपको जो भी धर्म अपनाना हो आप अपनी मर्जी से अपना सकते हो, आप पर कोई धर्म थोप नहीं सकता। आप भले इंडियन हो, आप भले हिंदू हो, आपको हिंदू में से ईसाई बनना हो तो वो निर्णय आप लोगे। आपको गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि आप नहीं, आप हिंदू के हिंदू रहो या आप मुस्लिम बनो या सिख बनो या ईसाई बनो, ये जो है वो निर्णय आपको लेना है। यानी ये सबसे मेन पावर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ है। फिर डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र। अब मैं आपको बता दूं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इंडिया है। यानी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, हमारे द्वारा चुनी गई हमारे लिए काम करने वाली जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी इंडिया में चलती है। हम जो है हम हमारे हिसाब से वोटिंग डालकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि जो है हमारे लिए काम करेंगे। और इन केस आपको ऐसा लग रहा है, पीपल ऐसा फील कर रही है कि इनका काम बराबर नहीं चल रहा है, तो वो उसे सत्ता में से उतार भी देते हैं। तो इतने नए शब्द जो है वो हमारे प्रीएम्बल में जुड़े हुए, तो वो मैंने आपको समझा दिए। अब इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आपको ये चीज़ तो हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, इसलिए डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स है, कि हमको हमारे देश के लिए क्या करना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। The fundamental rights of the people of India are contained in Part 3 of Constitution. All Indian citizens are given 6 fundamental rights, which are right to equality, right to freedom of speech and expression, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. Now right to equality यानी आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमको सभी को इक्वली ट्रीट करेगी, और ये ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो है पैसे वाले हैं, ये नीचे है, या ये स्वीपर है, या ये डॉक्टर है। सभी के लिए एक जैसे राइट्स जो है हमारी गवर्नमेंट ने दिए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी आपको किसी भी विषय पे, किसी भी सब्जेक्ट पे बोलने के राइट्स दिए हुए हैं। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलो, जो बराबर है, जो सही बैठ रहा है वही चीज़ बोलना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी आपका शोषण, जहाँ आपका शोषण होता है वहाँ आप आवाज़ उठाओ। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस में आपका शोषण हो रहा है तो वहाँ आप अपनी आवाज़ उठाओ। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है तो वहाँ आवाज़ उठाओ, या दहेज मांगने में आ रहा है तो वहाँ आवाज़ उठाओ। यानी ये सारी चीज़ जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स है और इस पर हमको बोलना ही चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी मैंने आपको बता दिया कि हमारा भारत जो है वो प्रजातंत्र है, और हमको इसमें हमारी गवर्नमेंट ने छूट दी है कि हमको जो भी रिलीजन, जो भी धर्म अपनाना हो हम हमारी तरह से अपना सकते, हमारे पे कोई धर्म थोप नहीं सकता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स यानी पढ़ाई जो है हमारा मूलभूत अधिकार है, यानी हमको पढ़ना जो है वो कंपलसरी है। इसीलिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है प्राइमरी स्कूल बनाए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जहाँ आपको फीस नहीं भरनी पड़ती है।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आप जो है आपके अधिक, यानी ये जो लगता है जुडिशरी से लगता है, आपको कुछ ऐसा गलत लग रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस भी कर सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज, अब हमको राइट्स मिलते हैं तो साथ साथ में हमको थोड़ी ड्यूटीज भी मिलती है, बराबर। तो ये जो है थोड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मैंने आपके लिए लिखी हुई है। ऑल राइट्स कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास कोई भी राइट्स आए तो उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ऑलवेज तैयार ही रहना चाहिए। तो टू अपॉइंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है, बराबर। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, यानी आपको अपने देश के लिए कभी भी ज़रूरत पड़े तो अपनी सर्विस देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, कभी फ्लड आया तो आप जो है उस एरिया में सबकी मदद देने जा सकते हो। आप गवर्नमेंट से ये चीज़ पूछने नहीं रहोगे कि मैं इसको मदद देने जाऊँ या ना जाऊँ, ये हमारी अपनी अक्ल चलती है कि यदि कोई मुसीबत में है तो हमको उसको मदद देने जाना ही है। डिग्निटी ऑफ वुमन, यानी आपको औरतों के प्रति भी मान सम्मान होना चाहिए। आप देख रहे हो कि आपके सामने किसी औरत का अपमान हो रहा है या मार झूड़ हो रही है तो आप उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हो। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, आपको पता है हमारा इंडिया जो है उस पर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने शासन करा है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने हेरिटेज बनाए, बराबर, अपने मॉन्यूमेंट बनाए। तो ये सब जो है इनको हमको प्रिजर्व करना है। समय के साथ जो है ये सारी चीज़ टूटती जाती है, पर जब हम इसका प्रिजर्वेशन अच्छे से करेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से चलेगी और हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक इनकम का जरिया बनती है। फॉरेनर्स आते वो इसीलिए आते हैं कि वो हमारे रिच हेरिटेज को देखने आते हैं, क्योंकि दुनिया में भारत जितना रिच हेरिटेज कहीं पर भी नहीं है। टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, अब नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स जंगल है बेटा, और ये सारी चीज़ जो है वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको पता है कि डे बाय डे जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। हमको हमारे फॉरेस्ट और हमारे जो भी नेचुरल जो चीज़ हमको इन्वायरमेंट ने दी है, वाटर है और सारी चीज़ें हमको स्टोर करना चाहिए। अभी देखो आपको मैं बताऊँ, हम पानी के लिए टोटली डिपेंड है रेन पर। यदि रेन ना हो तो जो हमारे लिए पानी का स्रोत बंद हो जाएगा, इसलिए हमको टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, बराबर। टू डेवलप द साइंटिफिक स्पिरिट, यानी हमको हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको साइंस में भी आगे बढ़ना पड़ता है। देखो हम सब जो है जनरली नासा में जाना पसंद करेंगे, पर कभी हमने सोचा कि हम हमारे इसरो को भी इतना आगे बढ़ाए। अभी आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, नासा है या ये चीन वाले या ये रशिया वाले, कोई भी सक्सेस नहीं हुए, पर सबसे पहले हमारे इंडिया ने जो है मंगल पर जो है अपना यान भेजा, मंगलयान, पता है ना। तो सबसे पहली सफलता जो है हमारे इंडियंस को मिली। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करें। हमेशा ये बात ध्यान रखो कि राइट्स जहाँ आपको अधिकार मिलते हैं उसके साथ आपको ड्यूटीज़ भी मिलेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। तो दोनों चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सिर्फ राइट्स आप अपना लो और ड्यूटीज़ ना निभाओ तो वो चीज़ गलत होगी। और हमारा इंडिया जो एक बड़ा प्रजातंत्र है, यानी प्रजा ही जो है मेन है, प्रजा ही जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो ऐसे देश में हमको हमारे देश के लिए और हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। फिर दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या आता है कि अभी देखो 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आती है, हम हमेशा जो है अपना झंडा लहराते, पर दूसरे दिन हमारा झंडा जो है रोड पर पड़ा हुआ मिलता है। तो ये चीज़ गलत है। हमारा झंडा हमारा मान सम्मान है, उसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बोला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही बोला है कि हमारी आज़ादी के लिए इतने सारे लोग शहीद हुए हैं, जिस झंडे की आन बान शान के लिए जो लोगों ने अपनी जान दी है, उस झंडे के लिए हमेशा हमारा मन जो है गर्व से ऊंचा होना चाहिए और उस झंडे का कभी अपमान ना होना चाहिए। और हमेशा हमारे दिमाग में एक ही बात रखनी चाहिए कि मेरे भारत का झंडा सबसे पहला लहराए पूरी दुनिया में, मेरे भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। और बेटा ये एकदम सत्य बात है,
क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है हमारा देश प्रजातंत्र है। दूसरे देशों में आप जाओगे तो वहाँ प्रजातंत्र नहीं है और वहाँ कितनी सारी मुसीबतें आती है वो आपको पता नहीं है। इसलिए हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम भारत में रहते हैं। Constitution also deal with composition of the government with a detailed explanation of its different organ, legislature, executive and judiciary, विधानसभा, प्रबंधक और न्यायतंत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इज द ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो है वो कौन थे बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली साइन किसने करी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे? तो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति। और लास्ट साइन किसने करी? तो फिरोज गांधी। वो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल क्या है। ये जो है ये टॉपिक पूरा हुआ। अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम।